हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है 360 डिग्री जीएस विद अमन पर। आइए आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल जो है 29 और 30 पर चर्चा कर चुके थे। आज जो है अनुच्छेद 32 जो है समझेंगे कि आपके एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कि इसके लिए आत्मा और हृदय शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ये प्रश्न हजारों बार बन चुका है आपके एग्जाम में, तो पहला पॉइंट ये याद रखिएगा, संविधान का आत्मा या हृदय किसने कहा था? तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, ये ध्यान रखिएगा। ये महत्वपूर्ण इतना क्यों है? क्योंकि अभी तक हमने जितना मौलिक अधिकार पढ़ा है उन सब मौलिक अधिकारों का यदि दुरुपयोग हो जाता है, सब कुछ हमने पढ़ा है। आर्टिकल 15, राज्य सरकार हमारे साथ भेदभाव नहीं करेगी, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। 16 कहता है और लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। 17 कहता है अस्पृश्यता का भेद होगा। 22 में पुलिस का कर्तव्य देखे थे। 20 कहता था दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। तमाम अनुच्छेद हम लोगों ने देखे, सब में कहा गया कि राज्य सरकार ये नहीं करेगी या इनके खिलाफ ये विरुद्ध बातें की गई। परंतु मान लीजिए ऐसा प्रावधान न हो, सरकार या प्रशासन ऐसे कार्य न करे जो आपके मौलिक उपबंध प्रदान किए गए हैं, तब क्या होगा? तब आप किसके पास जाएंगे? आपको कौन बचाएगा? तो फिर बचाएगा आपको अनुच्छेद 32। क्यों? क्योंकि 32 के माध्यम से सीधे आप कहाँ जा सकते हैं? तो आप सीधे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली। ऐसा नहीं है कि आप चाहे तो हाई कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट के लिए आपको अनुच्छेद 226 के माध्यम से जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट के लिए कौन से अनुच्छेद में रीट जारी की जाती है? 226। सुप्रीम कोर्ट के लिए 32। चूंकि यहाँ 32 आया है तो इसलिए हम जो है आर्टिकल 32 पे चर्चा कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, मौलिक अधिकारों की आत्मा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। ये अनुच्छेद 32 के माध्यम से डायरेक्ट, कौन से अनुच्छेद के माध्यम से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है? अनुच्छेद 32 के माध्यम से। कौन से मामलों के लिए? तो मौलिक अधिकार के मामलों के लिए, आपराधिक मामलों के लिए नहीं। किसी का आप सर फोड़ दे तो आप सोचे डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। पहले जो आपको मुंसिफ न्यायालय, जिला न्यायालय, तहसील, तब जाके आपको ये तमाम तरह से गुजरना पड़ेगा, तब हाई कोर्ट, तब अपील कर सकते हैं। तो अपीलीय न्यायालय के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो ठीक है। आप जिला न्यायालय से संतुष्ट नहीं है फैसले से, आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाइए। अपीलीय न्यायालय के तौर पे आप जा सकते हैं, परंतु आप डायरेक्ट उन्हीं मामलों के लिए जा सकते हैं जो मामला मौलिक अधिकार का हो और उसमें रीट जारी की जाती है। तो अनुच्छेद 32 के माध्यम से रीट कितने प्रकार की जारी की जाती है, इसको समझते हैं। रीट क्या होता है पहले समझते हैं। रीट का मतलब होता है लेख। क्या होता है? लेख। कैसा लेख भाई? आदेश, उपबंध या अनुबंध, कुछ भी कह सकते हैं। इसका मतलब पहले आप सिंपल तरीके से समझ लीजिए। आर्टिकल 22 कहता है पुलिस का कर्तव्य है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा दिया है। इसमें कहा गया है कि पुलिस की ड्यूटी है कि आपको पुलिस गिरफ्तारी करने से पहले गिरफ्तारी का कारण बताएगी। गिरफ्तारी का कारण 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। उसके अलावा आपको आपके मनपसंद के हिसाब से वकील करने का अधिकार देगी। यह सब कहा गया आर्टिकल 22 में, हमने मौलिक अधिकार में पढ़ा है। परंतु मान लीजिए पुलिस आपको आती है, अचानक उठा के लेके चली जाती है, आपके परिवार को गिरफ्तारी का कारण नहीं सूचित किया जाता है, आप 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता है, आपको वकील करने का अधिकार पुलिस नहीं देती है, कोई आपसी रंजिश के कारण या किसी भी के कारण आपको जो है बदला लेने का कार्य करती है, ऐसे हो जाए, खुदा न खास्ता ऐसा अगर हो जाए तो फिर बचाएगा कौन आपको? तो बचाएगा आपका अनुच्छेद 32।
अगर ड्यूटी ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पार्टिकुलर पुलिस की बात कर रही है, यहाँ लोक प्राधिकारी की बात की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब मामलों में मान लो पुलिस आप गिरफ्तार ले गई, आप थाने पर दौड़ रहे हो, पुलिस कह रही है हम नहीं जानते हैं। दूसरे थाने पे गए, वो कह रहा हमारा क्षेत्राधिकार का दिन नहीं आता है, हम नहीं जानते आपका बालक कहाँ है। तो फिर आप कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे आप, कौन बचाएगा आपको? ऐसे सब मामलों के लिए आर्टिकल 32 आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई प्राधिकारी या व्यक्ति या न्यायालय खुद तमाम तरीके से 5 प्रकार से रीट जारी करेगा। कितने प्रकार की रीट जारी होती है? 5 प्रकार से। 5 प्रकार से। ये भी प्रश्न आता है कि रीट अनुच्छेद 32 के माध्यम से कितने प्रकार से जारी होते हैं? 5 प्रकार से। कौन कौन से? तो पहला है हैबेस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबेस कॉर्पस। इसका क्या मतलब होता है भाई? एक एक रीट को समझते हैं, पहले पांचों रीट लिख लेते हैं। दूसरा रीट होता है परमादेश। तीसरा रीट होता है अधिकार प्रेक्षा। चौथा रीट होता है प्रतिषेध। और पांचवा रीट होता है उत्प्रेषण। पांचों को समझेंगे क्या होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंने अभी कहा, मान लीजिए पुलिस प्रशासन या कोई अधिकारी आपके परिवार के किसी बालक को बंद कर लिया हो जेल में, और आपके कारण ना बताया हो, और पुलिस कहे कि हमारे पास आपका बालक ना हो। किसी भी कंडीशन में ऐसा कोई परिस्थिति आ जाए कि आपको जो है जानकारी ना हो कि मेरा सदस्य कहाँ है या मेरे लोग कहाँ हैं, इस कंडीशन में जो है रीट जो जारी की जाती है उस रीट को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह रीट, ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ पहले समझ लीजिए। अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करना। सशरीर प्रस्तुत करना। पूछा जाता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब है? सशरीर प्रस्तुत करना। जिस कंडीशन में न्यायालय कहेगा उस प्रशासनिक अधिकारी से, जिस प्रशासनिक अधिकारी ने किसी भी अभियुक्त को बंद किया हुआ है और उसकी जानकारी न दी गई हो किसी को भी, तो उस समय कहेगा कि जिस कंडीशन में वह बालक आपके पास आया था, वो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है सशरीर मेरे सामने उसे न्यायालय में या कटघरे में पेश किया जाए। कौन कहेगा? सुप्रीम कोर्ट। किस अनुच्छेद के माध्यम से? 32 के माध्यम से। सशरीर प्रस्तुत करना। तो ये रीट तो पहले व्यक्तियों के लिए हुआ करती थी कि जो है पहले जो है सरकार मान लीजिए किसी के खिलाफ जारी की जाती है, परंतु ये व्यक्तियों के लिए भी रीट है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ यदि ऐसा कोई कार्य करता है तो ये रीट जारी होती है। तो सरकार एवं व्यक्ति के लिए ये मामला आया 1974 में, कालू सन्याल के मामले में। कालू सन्याल बनाम मजिस्ट्रेट, दार्जिलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ऐसा है कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हैबियस कॉर्पस है, वह सरकार एवं व्यक्ति दोनों के लिए जारी होती है, दोनों के लिए। इसका क्या अर्थ होता है? सशरीर प्रस्तुत होना। कौन सी रीट व्यक्ति के लिए जारी होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऐसे टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछते हैं। रीट कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। रीट का क्या तात्पर्य है? लेख होता है। कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट। कौन जारी करता है? कौन सा अनुच्छेद के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? 32 के माध्यम से। हाई कोर्ट जाना हो तो जो है आपको आर्टिकल 226 के माध्यम से। क्षेत्राधिकार पूछे कि रीट जारी करने के मामले में क्षेत्राधिकार किसका बड़ा है, तो हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार बड़ा है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट यदि मौलिक अधिकार का मामला न हो तो रीट लौटा भी सकती है, परंतु हाई कोर्ट को लौटाने का आदेश नहीं है या अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपसे प्रश्न बन चुके हैं। बड़ा क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट का होता है। और दूसरी रीट होती है परमादेश। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं।
कब आदेश देंगे भाई, कब रीट जारी की जाएगी? जब कोई लोक प्राधिकारी, जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने दिए गए कर्तव्यों को या उनको जो काम दिया गया है वह कार्य न करे, अपने कर्तव्यों का पालन न करे। मान लीजिए आप किसी के पास गए अपने जमीन के मामले को लेकर, लेखपाल भाई साहब के हम नहीं जानते, आप एसडीएम के पास गए, उन्होंने कहा हम नहीं जानते हैं, आप डीएम के पास गए, उन्होंने कहा हम नहीं जानते हैं, आपकी कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हो रही। मान लीजिए आपका मामला मौलिक अधिकार का हो, यदि मामला मौलिक अधिकार का हुआ तो आप जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम आदेश देते हैं, कोर्ट उनको नोटिस जारी करेगा जिसको कहा जाता है परमादेश। कब जारी होता है? जब लोक प्राधिकारी, जनता का प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन न करे। परंतु यह याद रखिएगा, इसमें अपवाद एक है, इसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ रीट जारी नहीं होती है परमादेश की। राष्ट्रपति या राज्यपाल नहीं आते हैं इसमें, ये लिखिएगा आप बातें कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल परमादेश के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये दूसरी रीट है। कब जारी की जाती है? जब कोई, प्रश्न कैसे आता है कि जब कोई प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन न करे तो सुप्रीम कोर्ट कौन सी रीट जारी करती है? तो परमादेश। परमादेश का क्या अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में खूब आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरी रीट होती है जिसको कहते हैं अधिकार परीक्षा। इसमें जो है इसका अर्थ होता है किस अधिकार से, किस अधिकार से, व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी क्या है, आपका अधिकार क्या है। कब जारी की जाती है? जब कोई लोक प्राधिकारी किसी पद को हड़प लिया हो। जब कोई प्रशासनिक अधिकारी किसी पद को हड़प ले, वह अपने पद को त्याग ही ना दे, त्याग पत्र ही ना दे। मान लो कहीं ऐसा मामला आया जहां घुसखोरी का हो, खूब अवैध धन लूटा जा रहा हो और कोई प्रशासनिक अधिकारी नया उसका ट्रांसफर हो गया, वो अपने पद ही ना छोड़े। या स्कूल के प्रिंसिपलों का मामला ऐसा आता है, कई ऐसे मामले आते हैं जो अधिकार को लेकर लड़ाई हो जाती है कि इस अधिकार का वास्तविक मालिक कौन है या वास्तविक हकदार कौन है। तो वहां पे एक रीट जारी होती है जो है प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, जिसको कहा जाता है अधिकार परीक्षा। व्हाट इज योर अथॉरिटी, एक रीट जारी की जाती है कि आपकी अधिकार क्या है, अथॉरिटी क्या है। तो आइए अब अगली चौथी रीट देखते हैं जिसको कहते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध ये क्या कहता है भाई? प्रतिषेध का क्या मतलब है? प्रतिषेध का मतलब है जो है रोक देना। इसका अर्थ क्या होता है? रोक देना। और एक होता है उत्प्रेषण, इसका अर्थ होता है रद्द करना, मना करना, रोक देना या रद्द करना ही लिखिए। प्रतिषेध या उत्प्रेषण, इसको समझते हैं। चौथी रीट होती है प्रतिषेध या उत्प्रेषण। पहली बात ये ध्यान रखिए, ये दोनों न्यायिक रीट है। कैसी रीट है? न्यायिक रीट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये रीट जो होती है केवल न्यायालय के लिए जारी की जाती है। जो अर्ध न्यायिक होते हैं या जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय होते हैं उनके लिए यह रीट जारी की जाती है ऊपर के न्यायालयों द्वारा। कब जारी की जाती है? प्रतिषेध का मतलब होता है रोक देना। जब न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का कार्य न करके, वो उसका अधिकार ही नहीं है, वो किसी अन्य अधिकार का काम कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी कि आप इस पर जो है हम इसको रोक देते हैं, इसको दूसरे न्यायालय के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। उत्प्रेषण, जब उसके पास रद्द करना,
मान लीजिए जिला एवं सत्र न्यायालय के पास कोई मामला आया और उसको जो है फांसी देने के अधिकार नहीं है और न्यायालय ने फांसी की सजा दे दी, तो वो उसके जो है क्षेत्र से बाहर का विषय है। इसमें क्या है कि वह उसके एरिया का विषय ना हो। मान लीजिए आपके जिले का मामला हो और वो जो है किसी पड़ोसी जिले का केस सुन रहा हो, जबकि जिला एवं सत्र न्यायालय का मामला प्राथमिकता किसको दी जाएगी, जब उसी जिले का मामला हो, क्योंकि हर जिले में जिला एवं सत्र न्यायालय होते हैं। तो वो किसी पड़ोसी जिले का मामला हो, आपसे आपसी रंजिश निकालने के लिए हो सकता है उसका कोई संबंध हो या किसी तरह का से जो है उसका पावर हो जिसको वो उपयोग कर रहा हो, तो इसमें कोर्ट जारी करेगा कब, जो है आपका प्रतिषेध कर देना, रोक देना, मामले को रोक दिया जाएगा, आपकी सुनवाई रोक दी जाएगी और इसे अन्य न्यायालयों में, दूसरे न्यायालयों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जहां आपके लिए ये मामला जुड़ा हुआ हो। उत्प्रेषण का मतलब होता है रद्द कर देना, जब उसके क्षेत्राधिकार में ही विषय ना आए। तो लिख लेते हैं ये कब जारी होता है, जब क्षेत्राधिकार का विषय ना हो, जब क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न आए। और इसमें जब विषय भिन्न हो, मैंने उदाहरण से समझाया, उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि ये दोनों न्यायालय के लिए रीट जारी होते हैं। न्यायिक रीट का मतलब केवल न्यायालय के विरुद्ध जारी होती है। केवल न्यायालय के विरुद्ध जारी होती है। कौन सी रीट, दोनों, प्रतिषेध या उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार की रीट जो है आपको जो है जारी की जाती है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किस अनुच्छेद के माध्यम से, तो अनुच्छेद जो है 32 के माध्यम से, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्त, अनुच्छेद 33, 34 और 35, इसको समझ लेते हैं। आर्टिकल 33 क्या कहता है, छोटे छोटे अनुच्छेद है, बस आप इनको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 33, अनुच्छेद 33 कहता है कि जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार सेना विधि के अंतर्गत जो है प्रतिबंधित किए जाएंगे। ठीक है, प्रतिबंधित तो कर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 34 कहता है यही बात कि सेना विधि जहां लागू होगी वहां आपके मौलिक अधिकार जो है मौलिक अधिकार निर्बंध हो जाएंगे, रोक दिए जाएंगे। ये कहता है अनुच्छेद 33 कि जब ऐसा कोई कंडीशन आया जहां मौलिक अधिकार को रोकने की बात कही जाए या उसमें कुछ संशोधन की बात करने की बात कही जाए, तो वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगा, न कि विधानमंडल के पास होगा। यानी विधानमंडल के पास ऐसे अधिकार नहीं होंगे जो अधिकार जो है संशोधन से संबंधित होंगे। तो सीधी सी बात कहता है कि मौलिक अधिकार में संशोधन कौन करेगा, संसद करेगी। ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 34 कहता है, केवल आपको अनुच्छेद ध्यान देना है, 34 थोड़ा महत्वपूर्ण है, प्रश्न आता है इसमें, जब सैन्य विधि लागू हो, सैन्य प्राधिकरण लागू हो, जब सैन्य प्राधिकरण लागू हो तो मौलिक अधिकार निर्बंध हो जाते हैं, मौलिक अधिकार निर्बंध हो जाते हैं। अनुच्छेद 34 कहता है कि जब सेना विधि लागू हो तो आपके मौलिक अधिकारों को निर्बंधित कर दिया जाता है। जो मार्शल लॉ लागू कर देंगे तो आपके मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे कि, और ये पावर, ये कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, तो ये संसद के पास है। तो ये ध्यान रखिएगा, और विधानमंडल के पास नहीं। आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 कहता है कि जो दिए गए मौलिक अधिकार है, जो आर्टिकल 12 से लेकर 34 तक हम लोगों ने पढ़े हैं, इन उपबंधों में कोई ऐसे आ गए उपबंध जिन पे कानून बनाने की जरूरत पड़ गई। जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी है, आर्टिकल जो है 17 पढ़ रहा था, अस्पृश्यता का जो है अधिनियम, अस्पृश्यता से मुक्ति या छुआछूत से मुक्ति, उस पर हम लोगों ने जो है कानून भी पढ़ा था। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम आया, या उसी को 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। तो ये सब जो कानून है, या हम लोगों ने बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम देखा, बधुआ मजदूर उन्मूलन देखा, ये सब जो कानून है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनते हैं, तो वो बनते हैं 35 के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा, उपबंधों का ऊपर दिए गए
उपबंधों का लागू होना, ये अनुच्छेद 35 कहता है। कैसे? तो जो है अधिनियम बनाकर, या अधिनियम की शक्ति जो है बनाने की किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है? तो 35 के अंतर्गत मिलता है, कानून बनाने की शक्ति। तो इसको इस भाषा में भी कह सकते हैं कानून बनाने की शक्ति। कानून बनाने की शक्ति, ये आपके जो है मौलिक अधिकार 12 से लेके 35 तक जो है आप देख लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगले वीडियो में हम देखेंगे मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। धन्यवाद।